हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो गाइस, ये विज़न की PTC 65 की पॉलिटी के मैगज़ीन है और पॉलिटी के मैगज़ीन में ये अप्रैल 2022 से दिसंबर 2022 की सारी न्यूज़ कवर कर रही है। फाइन। तो गाइस, आप टेबल ऑफ कंटेंट देख सकते हैं कि इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। कुछ इश्यूज़ हैं विच इज़ रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड, हम पढ़ेंगे फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल गवर्नमेंट। लाइक इसमें जैसे प्रेसिडेंट के जो इलेक्शंस हैं उसके अंडर कौन से आर्टिकल के अंडर किया जाता है और क्या क्या प्रोसीजर है उसके बारे में हम सब पढ़ेंगे। और न्यूज़ में क्या था ऑफ कोर्स वो तो हम पढ़ेंगे, ठीक है। लोकपाल, लोकायुक्त, पार्लियामेंट्री कमेटी एंड मैनी मोर अदर न्यूज़। नेक्स्ट हम सेंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे, जुडिशरी के बारे में, इलेक्शंस के बारे में, एंड देन कुछ इंपॉर्टेंट जो भी हमारे बिल्स पास हुए हैं उसके बारे में हम सब पढ़ेंगे। इसके अलावा हम इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी, एग्जीक्यूटिव बॉडीज, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस के बारे में पढ़ेंगे एंड यहाँ तक हम इसको कवर करेंगे। फाइन। तो आप देख सकते हो कुछ इन्होंने नोट दिया है कि ये क्या क्या एक साल का कवर करती है, जो हम ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट टॉपिक है दैट इज इश्यूज रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट टॉपिक है इसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा। तो अगर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो कोटा है वो है क्या, सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने अभी बोला है कि जो 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अंडर जब हमने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% कोटा इंट्रोड्यूस किया था, एजुकेशन में भी और पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में भी, ठीक है। आपको पता है इससे पहले OBC, SC, ST इन या फिर पीपल विद डिसेबिलिटीज इन सबको कोटा मिलता है, लेकिन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को भी कोटा दिया गया था 10%, और ये हमने ऐड किया था 103rd अमेंडमेंट एक्ट करके। फाइन। अब हम जरा इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा है क्या। इसको रिजर्वेशन दी गई थी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सीनो कमीशन। तो आपको गाइस पता होना चाहिए सीनो कमीशन किससे रिलेटेड है। फाइन। 103rd अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था? 2019 में हुआ था, जिसके अंदर हमने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन प्रोवाइड करी थी अमंग नॉन OBCs एंड नॉन SCs, STs, ठीक है। इसके अंदर जब हमने अमेंडमेंट किया था तो इसके अलावा हमने आर्टिकल 15 क्लॉज 6 और 16 क्लॉज 6 इनको भी इंसर्ट किया था, जिसके अंदर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही रिजर्वेशन प्रोवाइड करेगी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को। इसके अलावा इसमें स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कहाँ कहाँ पे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन देनी है, अगर उनको कहीं पे स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स में अपॉइंटमेंट करना है या नहीं करना, ठीक है। इसके अलावा हमने आर्टिकल 15 को भी अमेंड किया था, जो दैट हमने 15 क्लॉज 6 ऐड किया है। इसमें हमने एडिशनली क्या गवर्नमेंट को परमिशन दी है कि वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए अगर कुछ एडवांसमेंट के लिए काम करना चाहे तो वो कर सकते हैं, जिसके अंदर हमने 10% सीट रिजर्व की है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, ठीक है। हाउएवर ये रिजर्वेशन इंक्लूड नहीं होती माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, ठीक है। इसके अलावा 16 आर्टिकल भी हमने अमेंड किया जो हमने यहाँ पे पढ़ा है, जिसके अंदर हमने क्या किया है, गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन दिया 10%, ठीक है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो रिजर्वेशन है वो एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन के एडिशनल में, मतलब कि इससे पहले जो OBCs या SCs के लिए कोई रिजर्वेशन थी तो उसको कुछ भी हमने मतलब कि कम ज़्यादा नहीं किया है, उसके एडिशनल हमने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को दिया। फाइन। अब क्या क्या है, कोई भी बंदा जो कवर नहीं होता OBCs, SC, STs में, या जिनकी फैमिली की इनकम 8 लाख से कम है एनुअली, उनको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में इंक्लूड किया जाता है। इसके अलावा जिनके पास अगर एग्रीकल्चर लैंड 5 एकड़ से कम है, 5 एकड़ उससे ज़्यादा, तो उनको एक्सक्लूड किया जाएगा। या फिर जिनके पास अपना घर है 1000 स्क्वायर फीट में, तो वो भी इसका मतलब फ़ायदा नहीं उठा सकते। या फिर जिनका रेजिडेंशियल प्लॉट है, ठीक है, अपना 100 स्क्वायर यार्ड का या उससे ज़्यादा, या 200 स्क्वायर यार्ड का अदर एरियाज़ में, तो उनको भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस में कवर नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में कौन कौन कवर होते हैं। क्रीमी लेयर क्या क्या आप देख सकते हो, हाउस होल्ड जिनकी एनुअल इनकम 8 लाख है उससे अब है उसको रिजर्वेशन दे सकते हैं, इज़ नॉट एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन। इसमें क्रीमी लेयर को भी इंट्रोड्यूस किया गया था 1971 में सातना कमीशन की रिकमेंडेशन पे, ठीक है। इसके अलावा इंदिरा साहनी केस ने भी कुछ कंडीशन रखी थी कि रिजर्वेशन के लिए। सबसे पहले इसमें सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड वास को रिजर्वेशन देनी थी, 50% कैप लगा दी थी वर्टिकल, मतलब कि मैक्सिमम ओवरऑल रिजर्वेशन 50% से ऊपर दे ही नहीं सकते। और प्रमोशंस में कोई रिजर्वेशन नहीं है, मतलब कि एजुकेशन में दे दिया, गवर्नमेंट जॉब्स में दे दिया, लेकिन उसके बाद प्रमोशन में कुछ नहीं है। अब हम आर्टिकल अमेंड देख लेते हैं। आर्टिकल 15 क्लॉज 6 में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया था, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के एडवांसमेंट के लिए इसमें क्लॉज ऐड किया था, जिसके अंदर हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में उनको 10% कोटा दे रहे हैं। 15.4, 15.5 में क्या, 15.4 के अंदर हम बैकवर्ड क्लासेस को और 15.5 में SC, STs को हम कोटा है मतलब रिजर्वेशन देते हैं।
आर्टिकल 16 क्लॉज 6 में हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट ने ऑफकोर्स ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इसके अंदर हमने जॉब्स में दिया है, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब्स में उनको रिजर्वेशन दी है, ठीक है। दिस रिलेट्स टू प्रमोशंस इन अपॉइंटमेंट और पोस्ट। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 क्या करता है, इसमें हमने बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन दी है विच आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द सर्विसेज। फाइन, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की जो वर्डिक्ट थी जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के 2022, उसके क्या क्या पॉइंट्स थी मेन, इन्होंने बोला था कि अगर हम इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे रिजर्वेशन ओनली सिर्फ इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे रिजर्वेशन दे रहे हैं तो वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं कर रहा है, ठीक है। EWS एक सेपरेट और अलग कैटेगरी है। जब हम SC ST या सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास को एक्सक्लूड करते हैं किसी क्लासिफिकेशन में, तो एंड इट इज़ नेसेसरी टू अवॉइड डबल बेनिफिट्स, ठीक है। पता चले लोग दो तरह से रिजर्वेशन ना ले लें, तो उसको डबल बेनिफिट को अवॉइड करने के लिए। इसके अलावा इन्होंने बोला है कि रिजर्वेशन एज अ कंसेप्ट कैन नॉट बी रूल्ड आउट, मतलब प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में हम इनको रूल आउट नहीं कर सकते वेयर एजुकेशन इज इम्पार्टेड। इसके अलावा इन्होंने ये भी बोला है अगेन कि 1992 में जो इंदिरा साहनी जजमेंट थी कि 50% वर्टिकल रिजर्वेशन रहेगी, ठीक है, तो उसको हम नहीं क्रॉस कर सकते। इसके अलावा ये अप्लाइड है ओनली टू SC ST SC BC OBC कम्युनिटीज एंड नॉट द जनरल कैटेगरी। फाइन, नेक्स्ट है सब कैटेगराइजेशन ऑफ द OBCs। अब ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि यूनियन कैबिनेट ने अभी 14th एक्सटेंशन दिया जस्टिस रोहिणी कमीशन को, जिसके अंदर हमने क्या किया विच इज़ सेटअप टू एग्जामिन द इश्यूज रिलेटेड टू सब कैटेगराइजेशन ऑफ OBCs के अंदर भी कितना सब कैटेगराइजेशन है उसको एग्जामिन करने के लिए, उससे इश्यूज एग्जामिन करने के लिए, तो ये मतलब कि जस्टिस रोहिणी कमीशन को सेटअप किया गया था, जिसको अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है बाय 31 जुलाई 2023, ठीक है। आप देख सकते हो OBC की रिजर्वेशन बैकग्राउंड देखते हैं। 1953 में फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बनाया गया था अंडर काका कलेकर कमेटी 1953 में। 1979 में सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन बनाया था अंडर BP मंडल। किसके अंडर बनाया जा रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये आपको पता होना चाहिए। 1992 में 27% रिजर्वेशन दे दिया गया था अंडर आर्टिकल 16 क्लॉज 4। 1992 में क्रीमी लेयर का क्राइटेरिया इन्वॉल्व किया था इंदिरा साहनी जजमेंट में, ठीक है। इस न्यूज़ में और देख लेते हैं। कमेटी फॉर्म हुई 2017 में अंडर आर्टिकल 340। अंडर आर्टिकल 340 के अंदर प्रेसिडेंट क्या करता है, कोई भी कमीशन सेटअप कर सकता है जिसके अंदर वो सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस की कंडीशन को इन्वेस्टिगेट करता है। 2015 में भी NCBC ने, दैट इज़ द नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस ने, ये बोला था कि OBCs को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के बारे में पढ़ते हैं। इसको 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में बैकवर्ड, एक सेकेंड गाइस, यस, तो जब हमने देखो जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है वो है क्या एक्चुअल में, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इसको कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दिया था 102nd अमेंडमेंट एक्ट करके, ठीक है, अंडर आर्टिकल 338B। इसको स्टैचुरी बॉडी भी सेटअप किया गया अंडर NCBC एक्ट, ठीक है। तो गाइस आपको पता होना चाहिए कि स्टैचुरी बॉडी है या नहीं है, या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नहीं है, इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि UPSC इस तरह से ऑप्शन में फंसाता है। इसके जो मेंबर्स हैं इसमें चेयरपर्सन होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल वाइस चेयरपर्सन होता है और 3 अदर मेंबर्स होते हैं, ठीक है। अपॉइंटेड किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। टेन्योर क्या होता है, इनके जो सर्विस का टेन्योर है वो उसको नोटिफाई किया जाता है बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है। अब जरा हम देखते हैं NCBC के हमने पढ़ लिया। तो NCBC ने बोला था कि OBCs 3 तरह से क्लासीफाई हैं। सबसे पहले एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस हैं जो कि ग्रुप A में है, मतलब सबसे ज़्यादा इनको या तो मतलब डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है, ठीक है। इसके अंदर कुछ एबोरिजिनल ट्राइब्स हैं, नोमैडिक सेमी नोमैडिक ट्राइब्स हैं, ठीक है, जो अपने अपने ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस कर रहे हैं, मतलब जो उनके एंसेस्टर्स कर रहे थे वही वो कैरी आउट कर रहे हैं। इसके अलावा मोर बैकवर्ड क्लासेस हैं, इनको ग्रुप B में रखा हुआ है, जिसके अंदर कुछ वोकेशनल ग्रुप्स हैं जो अपने ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस को कर रहे हैं। फिर है बैकवर्ड क्लासेस दैट इज़ अ ग्रुप C, जिसके अंदर कंपैरेटिवली वो लोग हैं जो इनसे तो एटलीस्ट एडवांस्ड हैं। फाइन, NCBC के अकॉर्डिंग 11 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं जिन्होंने OBCs को कैटेगराइज किया हुआ है सो दैट उनको स्टेट गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशन है उनको रिजर्वेशन मिल सके। अभी 11 स्टेट्स कौन कौन से, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी, कर्नाटक, हरियाणा एंड एक्सेट्रा, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो। अब हमने क्या किया, जस्टिस रोहिणी कमीशन ने क्या बोला है, इसके अलावा वो सबसे पहले देखेगी कि रिजर्वेशन को जो 27% रिजर्वेशन मिल रही है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा अनइक्वली डिवाइड है, मतलब जो एक कैटेगरी है वो बहुत ज़्यादा उसके फ़ायदा उठा रही है जबकि औरों को नहीं मिल रहा है।
ठीक है। इसके अलावा वो काम क्या करेगी, दूसरा मतलब सबसे पहले तो देखा कि इनइक्वालिटी किस तरह से हटाई जाए, वो इस तरह पे काम करेगी। दूसरा वो बोलेगी किस तरह से कौन से मैकेनिज्म या क्राइटेरिया क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं सो दैट ओबीसी को अच्छे से हम सब कैटेगराइज कर सकें, ठीक है। ओबीसी को रिजर्वेशन दी जाती है लोकल बॉडीज़ में भी। हाई कोर्ट ने यूपी गवर्नमेंट को बोला था कि वो इलेक्शंस को नोटिफाई करें इमीडिएटली विदाउट रिजर्वेशन फॉर ओबीसी, और ये डायरेक्शंस दी गई थी अंडर आर्टिकल 243 यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर इलेक्शन को अगर इन विच मैंडेट्स द इलेक्शन टू कॉन्स्टिट्यूट अ म्यूनिसिपैलिटी शैल बी कंप्लीटेड बिफोर एक्सपायरी ऑफ ड्यूरेशन, ठीक है। इसके अलावा ट्रिपल टेस्ट कंडीशन को मैंडेट किया गया बाय सुप्रीम कोर्ट इन के कृष्णा मूर्ति वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2010 वाले केस में, सो दैट बैकवर्ड क्लासेस को कोई भी रिजर्वेशन ना मिले अर्बन लोकल बॉडी की पोल्स में, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए ट्रिपल टेस्ट क्राइटेरिया है क्या। ये एक सेटअप है फॉर डेडिकेटेड स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि ओबीसीज कितने बैकवर्ड हैं उनके डाटा गैदर करते हैं, ठीक है, हर एक लोकल बॉडी में। इसमें क्या करते हैं, हर एक लोकल बॉडी देखते हैं कि किसको कितनी रिजर्वेशन देनी है, फिर जो भी रिकमेंडेशन देती है कमीशन, ठीक है। फिर देखते हैं कि रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा एक्सीड हो ही ना ऑल टुगेदर, ठीक है। इन केस स्टेट और यूनियन टेरिटरी अगर पोजीशन में नहीं है टू फुलफिल ट्रिपल टेस्ट रिक्वायरमेंट, तो जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन होते हैं वो उसको पोस्टपोन नहीं कर सकते, ठीक है। स्टैच्यूरी पीरियड मतलब जो एक लीगैलिटी है कि 6 मंथ से ज़्यादा नहीं पोस्टपोन कर सकते, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करते रिजर्वेशन SC/ST को लोकल बॉडीज़ में एज पर देयर पॉपुलेशन, ठीक है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट आर अलाउड टू मेक डिसीजन और रिजर्वेशन फॉर ओबीसी, मतलब लोकल बॉडीज़ में SC/ST को भी रिजर्वेशन मिलती है लेकिन ओबीसी को नहीं मिलती। लेकिन हाँ, अगर स्टेट गवर्नमेंट को लग रहा है जरूरी है तो वो ओबीसी को रिजर्वेशन दे देती है, लेकिन मैंडेटरी नहीं है। लेकिन SC/ST को रिजर्वेशन देना मैंडेटरी है। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है यूनिफॉर्म सिविल कोड अंडर आर्टिकल 44, ठीक है। रिसेंटली के प्राइवेट मेंबर बिल जिसका नाम था यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया बिल 2020 को इंट्रोड्यूस किया गया राज्यसभा में। फाइन। अब हम जरा देखते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है क्या। देखो अभी जो हमारे इंडिया में क्रिमिनल लॉज हैं वो सेम है, चाहे वो कोई भी रिलीजन है या कास्ट है, सब पे इक्वली रहता है, ठीक है। सब मतलब जो अगर कोई कुछ वायलेशन करेगा तो उसको सेम ही सज़ा मिलेगी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट एंड रिलीजन। लेकिन सिविल जो कोड्स हैं वो हिंदूज़ के अलग हैं, मुस्लिम्स के अलग हैं, सबके रिलीजन्स के अलग अलग हैं, ठीक है। लाइक मैरिज के लिए अलग हमारे प्रोविजंस हैं, हिंदूज़ के अलग हैं, मुस्लिम्स के अलग हैं, डाइवोर्स के हमारे अलग अलग प्रोविजंस हैं, और उसी अकॉर्डिंग वो सब होता है, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये है कि हम एक ही कोड सब पे मतलब कि अप्लाई करें। यूनिफॉर्म सिविल कोड कुछ सिविल लॉज सेट ऑफ सिविल लॉज हैं जो सभी इंडिया के सिटीजन्स पे एप्लीकेबल होता है पर्सनल मैटर में, जैसे मैरिज, डाइवोर्स, कस्टडी, अडॉप्शन एंड इनहेरिटेंस, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के प्रोविजंस होते हैं वो अंडर आर्टिकल 44 होता है DPS पे, आपको पता होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड इसलिए नॉन जस्टिसेबल पार्ट है। अगर ये फंडामेंटल राइट होता तो ऑफकोर्स जस्टिसेबल पार्ट है, लेकिन DPS पे तो नॉन जस्टिसेबल पार्ट है। इसके अलावा जो पर्सनल का लॉज हैं वो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर कवर होता है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब जरा हम देख लेते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, इंडिपेंडेंस से पहले और इंडिपेंडेंस के बाद दोनों के देखेंगे। 1840 में लेक्स लॉसी रिपोर्ट ने ऑन द बेसिस ऑफ लेक्स लॉसी रिपोर्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यूनिफॉर्म लॉज को एस्टेब्लिश किया था क्राइम्स के लिए, एविडेंस और कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, लेकिन पर्सनल लॉज के लिए जो भी हिंदूज एंड मुस्लिम थे वो उन पे ही छोड़ दिया था, ठीक है। 1941 में गवर्नमेंट ने BN राव कमेटी फॉर्म की, जिसके अंदर हमने हिंदू लॉज को कोडिफाई किया और वुमेन को इक्वल राइट्स प्रोवाइड किए। इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में एक सब कमेटी आई थी फंडामेंटल राइट्स पे, जिसको हेड किया गया था बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने बोला था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड फंडामेंटल राइट्स के स्कोप में नहीं हो सकते, ठीक है। स्पेशल मैरिज एक्ट आया था 1954 में, जिसके अंदर ये बताया था कि किस तरह से कोई भी अगर सिटीजन को मैरिज करनी है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन वो कर सकता है। 1955-56 में 4 हिंदू कोड बिल्स को पास किया गया था। इसके अलावा डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आती गई। फाइन। अब हम करते हैं इंडिया में करंट क्या स्टेटस है पर्सनल लॉज का, हम वो देखते हैं। तो ये ज़्यादा जरूरी है, हिस्टोरिकल तो जरूरी है ही, लेकिन करंट स्टेटस भी जरूरी है। अभी क्या डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज़ क्या करती हैं, उनको वो अपनी अपनी कम्युनिटीज़ के पर्सनल लॉज से
चलती हैं, ठीक है, जिनको कोडिफाई किया गया है पिछले कुछ सालों से, ठीक है। फॉर एग्जांपल हिंदू पर्सनल लॉ को कोडिफाई किया 4 बिल में। एक हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट। सक्सेशन का मतलब क्या होता है, लाइक अगर आपके बच्चे आपकी प्रॉपर्टी कैसे इनहेरिट करते हैं या फिर आगे मतलब इस तरह से सक्सेशन कैसे चलता है। हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट और हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है। अडॉप्शन लाइक इफ़ यू वांट टू अडॉप्ट एनी चाइल्ड, ठीक है। मेंटेनेंस आपको पता ही होगा, इफ़ एनी वन सेपरेटेड फ्रॉम एनी वन, ठीक है, तो उसे उसको मेंटेनेंस प्रोवाइड करनी है। हिंदू में कौन कौन से कवर हो रहे हैं ध्यान रखना, सिख्स, जैन और बुद्धिस्ट, ये अलग से हमारे माइनॉरिटीज़ में आते हैं, लेकिन हिंदूज़ में जो सिविल लॉज में कवर हो रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा मुस्लिम्स के कुछ पर्सनल लॉज हैं वो इंडिया में एक्सप्रेसली रिकोगनाइज किया गया इन एक्ट, जैसे शरीयत एप्लीकेशन एक्ट हो गया या फिर डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट, ठीक है। कुछ सेकुलर लॉज भी हैं। सेकुलर लॉज मतलब जो सब पे सेम जा रहे हैं, जैसे स्पेशल मैरिज एक्ट। स्पेशल मैरिज, देखो अगर आपको कोई इंटर रिलीजन मैरी करता है, लाइक अगर हिंदू हिंदू से मैरिज कर रहा है तो उसको किसी एक्ट के अंडर लाइक वो कभी भी कर सकता है, या मुस्लिम मुस्लिम में कर रहा है, कोई भी नहीं बताना होता। लेकिन अगर कोई इंटर रिलीजन कर रहा है या हिंदू मुस्लिम से कर रहा है या क्रिश्चियन से कर रहा है तो वो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर ही करता है। नेक्स्ट है गार्डियन एंड वार्ड एक्ट। इसमें गार्जियंस की क्या राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं उनको एस्टैब्लिश किया हुआ है, ठीक है। एट प्रेजेंट सिर्फ गोवा है जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई है। पोर्टुगीज सिविल कोड 1867 वो कंटिन्यू मतलब वो इम्प्लीमेंट हुआ इंडिया में आफ्टर अनेक्सेशन द टेरिटरी इन 1961। आपको पता है गोवा में सबसे पहले पोर्टुगीज़ रहते थे, तो पोर्टुगीज़ ने वो सब छोड़ा था 1961 में छोड़ा था, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी वो अभी तक कंटिन्यू हो रही हैं गोवा में, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन और एथनिसिटी। हाउएवर पोर्टुगीज कोड को कम्प्लीटली यूनिफॉर्म सिविल कोड हम नहीं मानेंगे, लेकिन वो अभी भी अप्लाई हो रहा है। अब आप कुछ देख सकते हो, कुछ इंपॉर्टेंट जुडिशनल प्रोनाउंसमेंट्स हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड में। वेट, यस, शाह बानो की आया था 1985 में, जिसने पार्लियामेंट ने बोला था कि कॉमन सिविल कोड को हमें काउंटर करना चाहिए बिकॉज इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट फैसिलिटेट नेशनल हार्मनी एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ। फिर आया था मिस जॉर्डन डेंगटूनी वर्सेस एस चोपड़ा केस 1985 में, जिन्होंने बोला था कि एक यूनिफॉर्म कोड होना चाहिए मैरिज और डाइवोर्स के लिए, ठीक है। फिर आया था सरिया मुदगल केस 1995 में, जिन्होंने बोला था कि पार्लियामेंट को फ्रेम करना चाहिए यूनिफॉर्म सिविल कोड सो दैट हम नेशनली, मतलब इससे क्या होगा, क्योंकि सबका यूनिफॉर्म होगा तो हम नेशनली इंटीग्रेट हो सकते हैं बाय रिमूविंग आइडियोलॉजिकल कॉन्ट्राडिक्शंस। नेक्स्ट है हेट स्पीच। अब इस हेट स्पीच क्या होती है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने रिपोर्ट किया है कि हेट स्पीच के जो लॉ हैं पिछले 7 साल में उसके अंदर केसेस 500% राइज हुए हैं। हेट स्पीच इंडिया के लॉ में कहीं भी डिफाइन नहीं है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जो लाइन्स आती हैं ना कि इट इज़ नॉट डिफाइंड एनीवेयर, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हाउएवर हेट स्पीच होती क्या है, इसके अंदर ये कि अगर आप कहीं भी किसी भी ग्रुप ऑफ पर्सन में हेट्रेड फैलाना चाह रहे हो तो उसको डील किया जाता है आईपीसी के अंडर सेक्शन 153 एंड 295 ए के अंदर। हेट स्पीच को कन्वे किया जाता है एनी फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशंस इंक्लूडिंग इमेजेस, कार्टून्स, मीम्स एंड मैनी मोर। फाइन। लेजिस्लेशंस कौन से लॉज हैं हेट स्पीच को लेके, देखो डिफाइन नहीं है लेकिन लॉज हैं, ये ध्यान रखना। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 2, जिसके अंदर सभी सिटीजन्स को राइट है कि वो कुछ भी बोल सकते हैं, दे हैव अ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बट स्टिल दे हैव अ सस्टेन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन फॉर पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी एंड मोरालिटी, ठीक है। इंडियन पिनल कोड के अंदर सेक्शन 153A, 153B, 298, इसके अलावा ये डील करता है कि कौन से वर्ड्स आप यूज़ करते हो, ठीक है। अगर वो क्रिएट कर रहे हैं मिसचीव या रिलीजियस बिलीव्स को लोगों को मतलब कि एक्सट्रीमिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, देन दे विल कवर अंडर द हेट स्पीच। आरपी एक्ट 951 के सेक्शन ए के अंदर, जिसके अंदर ये कि अगर कोई बंदा इसमें इन्वॉल्व है तो वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर सकता। सेक्शन 123 क्लॉज 3 एंड सेक्शन 125 ए के अंदर अगर कोई ऐसे रिलीजन्स के अंदर मतलब दुश्मनी प्रमोट कर रहा है, ठीक है, तो उसको भी हम इलेक्टोरल प्रैक्टिस में प्रोहिबिट करते हैं। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। इसके सेक्शन 7 के अंदर अगर कोई ऐसा काम कर रहा है पेनलाइज है, मतलब उसको आप लीगल एक्शन ले सकते हो, या कोई अनटचेबिलिटी टाइप काम कर रहा है आइदर स्पोकन और रिटन और बाय साइंस बाय विजुअल रिप्रेजेंटेशन और अदरवाइज। फाइन। नेक्स्ट है सेडिशन। ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि जो 152 ईयर ओल्ड मतलब सेडिशन का जो लॉ बना हुआ है पिछले 150 साल पुराना अंडर सेक्शन 124A ऑफ, अब उसको शुड बी इफेक्टिव केप्ट इन एबियंस टिल यूनियन गवर्नमेंट रिकंसिडर द प्रोविजन।
सेडिशन है क्या? देखो, सेडिशन मतलब हम क्या बोलते हैं कि भी अगर आपने ऐसा कोई काम किया है, जैसे इसको इंडियन पिनल कोड एक्ट के 123(4)A सेक्शन के अंडर किया जाता है। ये ऑफेंस है, जुल्म है, अगर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो, हेटेड फैला रहे हो, ठीक है, मतलब नेशनल इंटीग्रिटी को आप अफेक्ट कर रहे हो कहीं ना कहीं, ठीक है, आइदर बाय वर्ड, साइंस और विजिबल रिप्रेजेंटेशन। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन वेलेबल ऑफेंस है, नॉन कमाउंडेबल ऑफेंस है, मतलब आपको बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं और इसको बेल भी नहीं मिलेगी। अगर किसी बंदे को, पर्सन को चार्ज कर दिया अंडर सेडिशन लॉ, तो वो कभी गवर्नमेंट जॉब नहीं ले सकता, ठीक है, उनको पासपोर्ट नहीं मिल सकता और उसको कोर्ट में प्रोड्यूस करना पड़ेगा ऑल टाइम एज वेन दे रिक्वायर। 2018 में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने रिकमेंड किया था कि इस लॉ को रिपील किया जाए, ठीक है। अब आप ज़रा देख सकते हो, हिस्ट्री देखते हैं हम इसकी। देखो, ब्रिटिश के जो पॉलिटिशियन थे थॉमस मैकले, उन्होंने सेडिशन लॉ को सबसे पहले ड्राफ्ट किया था और ये बोला था कि ऑफेंसेबल पनिशेबल है ये विद लाइफ, मतलब ये ऑफेंस है और इसकी जो पनिशमेंट रहेगी वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। फिर सेडिशन को ओमिट कर दिया गया था जब आईपीसी मतलब इंडियन पिनल कोड जब ड्राफ्ट हुआ तो इसको हटा दिया गया था। लेकिन फिर उसके बाद किया गया था, सेडिशन को इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 124A में री इंसर्ट कर दिया गया था और ये काम किसने किया था? सर जेम्स स्टीफन ने, ठीक है, क्योंकि उन्हें इसकी नीड लगी थी। फिर इसके अंदर फर्स्ट केस रजिस्टर हुआ था जब जोगिंद्र चंद्र बोस, जो कि बंगोबासी न्यूज़पेपर के एडिटर थे, उन्हें इसके अंडर बुक किया गया था क्योंकि उन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश की थी एज ऑफ कंसेंट में। फिर बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, अली ब्रदर्स, मौलाना आजाद, इन सबको भी इस एक्ट के अंडर क्या किया गया था? बुक किया गया था और इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली थी। इंडियन लीडर्स ने एग्री किया कि हम सेडिशन को ड्रॉप करना चाहिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, जिसकी वजह से सेडिशन को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं रखा गया, लेकिन स्टिल उसको इंडियन पिनल कोड के अंदर रखा गया अभी तक। नेहरू गवर्नमेंट ने बोला, फिर नेहरू गवर्नमेंट जी फर्स्ट अमेंडमेंट लेके आए अंडर आर्टिकल 19 क्लोज 1 क्लोज ए में, और उन्होंने कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस रख दी ऑन द राइट टू फ्री स्पीच में। केदारनाथ वर्डिक्ट में कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला कि सेडिशन लॉ ऐसे ही नहीं है, इसकी कुछ वैलिडिटी भी है, ठीक है, तो हम इसको हटा नहीं सकते, ठीक है। फिर इंदिरा गवर्नमेंट आई, उन्होंने सेक्शन 124 को कोग्निजेबल ऑफेंस बना दिया, मतलब कि बिना वारंट के आपको अरेस्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से पुलिस के पास पावर मिल गई कि वो अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट एनी वारंट, ठीक है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स क्या हैं सेडिशन लॉ में? एक तो केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1962 में जो आया था, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि सिटीजन्स के पास राइट है कि वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं एज लॉन्ग एज वो वायलेंस प्रोवोक ना करें, ठीक है। देखो, क्योंकि अगर गवर्नमेंट सब कुछ करती रहे कि हम ना कुछ करें, क्रिटिसाइज भी ना करें, तो गवर्नमेंट की मोनोपोली हो जाएगी ना, तो इस वजह से मतलब हम कर सकते हैं अनटिल अनलेस वो वायलेंस ना क्रिएट कर सके, ठीक है। नेक्स्ट है PLV वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1982। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि अगर आप स्लोगन कर रहे हो या पार्लियामेंट्री जुडिशरी को आप क्रिटिसाइज कर रहे हो तो वो सेडिशन का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो गाइस आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कोई डाउट हो तो कमेंट करना। तब तक के लिए बाय, टाटा।